हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा। सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 8 हमारा चल रहा है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार बिंदु। हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब ये कि आधार बिंदु क्या होते हैं, एक नींव से संबंधित बिंदु है। मतलब ये कि आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किन किन बिंदुओं पर टिका हुआ है। मतलब अगर ये 5 बिंदु आपके सामने लिखे हुए हैं, ये 5 बिंदु अगर नहीं होंगे तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संचालित नहीं होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अगर किसी पर टिका हुआ है, किस किस बिंदु के आधार पर टिका हुआ है, कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या क्या चीजें चाहिए, वो आपके सामने लिखे हुए हैं। देखिए सबसे पहले ये सामने 5 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला, राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। दूसरा, जनसंख्या कारक। तीसरा है आर्थिक विकास की प्रावस्था। चौथा है विदेशी निवेश की सीमा। और 5वां है परिवहन। देखिए शॉर्ट में इसको समझा देता हूं, फिर मैं इसका विस्तृत वर्णन करेंगे। सबसे पहले तो कह रहा है कि राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता का तात्पर्य क्या है। देखिए राष्ट्रीय संसाधनों के अंदर अगर भिन्नता होगी तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा। उसका कारण यह है कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की भिन्नता के अंदर ये 3 बिंदु आपके सामने आते हैं: भौगोलिक संरचना, खनिज संसाधन और जलवायु। अगर एक देश की दूसरे देश में अगर भिन्नता होगी तभी तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा। इसका तात्पर्य ये कहना चाहता है कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पे जैसे कि मैं भौगोलिक संरचना की बात करूं, हमारे देश में पर्वत नहीं है, ठीक है, और किसी दूसरे देश में पर्वत है, तो व्यक्ति पर्वत देखने के लिए वहां जाएगा, ठीक है। एक भौगोलिक संरचना, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसको भी बोलते हैं। मैं खनिज संपदा की बात करूं, जैसे कि दिया हुआ है खनिज संपदा। अगर मान लीजिए हमारे भारत के पास में तांबा है, अमेरिका के पास में तांबा नहीं है, इसे कहते हैं भिन्नता। अब जब उस अमेरिका को तांबे की जरूरत पड़ेगी तो वो किससे संपर्क करेगा? भारत से संपर्क करेगा। हो गया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो कहने का मतलब है, अब जैसे जलवायु की बात कर लीजिए, जलवायु के अंतर्गत जैसे कि मान लीजिए आपकी जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है, अमेरिका की जलवायु मान लीजिए ठंडी जलवायु है, उत्तरी अमेरिका है, ठंडा है। अब एक बात बताइए, जैसे कि रबड़ हुआ, केला हुआ, ऐसे जो फल होते हैं वो तो गर्मी वाले क्षेत्र में ही पैदा कर सकते हो आप। अब अमेरिका जैसे ठंडे प्रदेशों में तो ना तो केला पैदा हो सकता है ना रबड़ पैदा हो सकता है। तो अब उसे जरूरत है इन चीज़ों की, तो वो किससे संपर्क करेगा? भारत से करेगा। तो इस तरीके से आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो जाएगा। अब सोचिए अमेरिका या उत्तरी गोलार्ध में बहुत भयंकर ठंड पड़ती है, तो वहाँ पर उपस्थित जितने भी जानवर हैं उनके पास जो ऊन है और वो इतनी गर्म है कि कहीं पर भी विश्व के अंदर वो उसको अगर देगा तो मतलब उसकी आवश्यकताओं की पूरी करेगा। अब ऐसी ऊन अगर चाहिए तो अमेरिका संपर्क करना पड़ेगा। तो कुल मिला के बात ये, अब सोचिए कि ये तीनों बिंदु अगर सब जगह समान स्थिति में है, असमान स्थिति में नहीं, समान स्थिति में है। भारत में चल जाओ तो भौगोलिक संरचना ऐसी है कि अमेरिका की जैसी है। तो आप सोचिए व्यक्ति भारत छोड़ के अमेरिका क्यों जाएगा? अगर तांबा हमारे पास में, अमेरिका के पास भी, तो हम तांबा उससे क्यों खरीदेंगे और वो हमसे क्यों खरीदेगा? पेट्रोल देखिए, पेट्रोल हम कहाँ से खरीदते? सऊदी अरब से खरीदते। क्यों? क्योंकि हमारे पास में पेट्रोल का अभाव है, या खनिज जो भी तेल होता है उसका अभाव है। तो हम क्या करते हैं? बाहर से उसको ईंधन को खरीदते हैं, असमानता की वजह से। तो कुल मिला के बात ये हो गई कि राष्ट्रीय संसाधनों में जो भिन्नता होती है, उस भिन्नता की वजह से हम लोग क्या करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं। इसी तरीके से जनसंख्या कारक है। जनसंख्या, जितनी बड़ी जनसंख्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उतना ही बड़ा। इसमें 2 बिंदु दिए हुए, सांस्कृतिक और जनसंख्या का आकार। इसमें 2 बिंदु सांस्कृतिक कारक, तो ये कहता है एक संस्कृति जो होती है वो एक बड़े पैमाने पर उद्योगों की संरचना करती है। छोटा सा उदाहरण देके इसको खत्म करूंगा कि चीनी मिट्टी का बर्तन कहाँ बनता है? चीन में। संस्कृति से जुड़ा हुआ है। अब तुम्हें चीनी मिट्टी का बर्तन चाहिए तो चीन से ही संपर्क करना पड़ेगा। हो गया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जनसंख्या के आकार की बात करूं, जितनी बड़ी जनसंख्या, ठीक है, उतना निवेश, उतना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इधर आ जाइए, आर्थिक विकास की प्रावस्था की बात करें। कोई देश अर्थव्यवस्था के अंदर जुड़ा हुआ है, अर्थव्यवस्था का विकास कर रहा है, तो कोई तो कृषि के माध्यम से करता है, कोई औद्योगिक क्षेत्र से करता है। मान लीजिए भारत है, सबसे ज्यादा कृषि पैदा करता है, तो बाहर विदेश में जो बेचेगा तो वो अन्न बेचेगा। हो गया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। कई देश ऐसे होते हैं, अमेरिका है जो कि मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा युद्ध स्तर पर सामग्री बनाता है, रूस युद्ध स्तर पर सामग्री बनाता है, हम थोड़ा कम बनाते हैं तो हम उनसे खरीदते हैं।
हो गया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। विदेशी निवेश की बात कर लीजिए। विदेशी निवेश क्या होता है? विदेशी निवेश होता है जिस देश में दूसरे देशों का पैसा जितना लगेगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उतना ही अधिक विकसित होगा। ठीक है, जैसे हम चाहते हैं कि अमेरिका वाला, रूस वाले सब हमारे पास आए और हमारे देश में निवेश करें। निवेश करेंगे तो मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ेगा। बात करते हैं परिवहन की। परिवहन क्या होता है? बिना परिवहन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं हो सकता। और परिवहन के साथ एक शब्द और मैं जोड़ना चाहूंगा, संचार। अगर किसी देश के पास में अच्छा परिवहन और संचार व्यवस्था है, ठीक है, दोनों अगर है, तो सीधी सी बात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो व्यक्ति करेगा। अगर इस प्रकार के परिवहन, देखो जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है परिवहन के बिना तो हो नहीं सकता। अगर परिवहन है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा, अगर परिवहन आपके पास नहीं है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा। ये मैंने आपको शॉर्ट तरीके से इन पांचों बिंदु का वर्णन करके बता दिया। अब मैं लिखना कैसे है, एक एक बिंदु लेंगे, ठीक है, शॉर्ट तरीके से मैंने समझा तो दिया। अब कैसे लिखना है वो हम बात कर लेते हैं। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। इन पॉइंटों को एक साथ आप उतार लीजिए। देखिए पहला बिंदु मैंने आपके सामने डाल दिया है, राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। ठीक है, मैंने बताया आपको राष्ट्रीय संसाधनों की भिन्नता को हम 3 भागों में देखते हैं, भौगोलिक संरचना, खनिज संसाधन और जलवायु के आधार पर देखेंगे कि किस प्रकार से राष्ट्रीय संसाधन में भिन्नता की वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है। और ये एक तरीके से आधार बिंदु के रूप में काम करता है। देखिए पहली लाइन ये कहती है कि राष्ट्रीय संसाधन धरातल पर असमान रूप से फैले हुए हैं। आपको सबको पता है कि जितने भी संसाधन हैं, चाहे वो खनिज संसाधन हो, चाहे वो भौगोलिक संरचना हो, चाहे वो आपकी जलवायु हो, हर जगह आपको एक जैसा तो कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। तो इससे होता क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस असमानता की वजह से जो चीज़ जिस देश के पास नहीं होता है तो वो उस देश से जहां पर वो संसाधन मौजूद होते हैं तो वो कोशिश करता है उन संसाधनों को प्राप्त करने की। जैसे कि सामने दिया हुआ है, जैसे कि भौगोलिक संरचना की बात करें, इस टॉपिक को इससे जोड़िए। देखिए क्या कह रहा है, भौगोलिक संरचना खनिज संसाधन आधार को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। जैसी भौगोलिक संरचना होती है, जैसी भौगोलिक संरचना होगी वैसे ही आपके खनिज संसाधन होंगे। ठीक है, अब ये किस तरीके से होंगे, देखिए धरातल जो है वो भिन्नताओं, फसलों, पशुओं की विविधताओं, निम्न भूमि कृषि, पर्वत, इन सब को अगर देखें तो एक देश से दूसरे देश की जो स्थिति है, अगर इन टॉपिकों को देखें, देखिए हमारी भौगोलिक संरचना दूसरे देश से अलग है। ठीक है, अमेरिका को मिलाएं या रूस को मिलाएं तो भारत की भौगोलिक स्थिति बिल्कुल उनसे डिफरेंट है। अब इस डिफरेंट होने की वजह से, इतनी भिन्नता होने की वजह से देखने को क्या मिलता है, इस भौगोलिक संरचना की भिन्नता की वजह से हमारे जो खनिज संसाधन है उस खनिज संसाधन ही निर्धारित होते हैं किससे, भौगोलिक संरचना से। जैसी भौगोलिक संरचना वैसे आपके खनिज संसाधन। अब वो खनिज संसाधन जैसे कि वो भिन्नताएं क्या क्या हो सकती है, वो भिन्नताएं हो सकती है जैसे कि फसल हो सकती है। गेहूं तो हर जगह पैदा नहीं होता है, चावल भी हर जगह पैदा नहीं होता है, भारत में पैदा होता है। क्यों? क्योंकि हमारी भौगोलिक संरचना ऐसी है। हम लोग गेहूं निर्यात करते हैं क्योंकि हमारे पास गेहूं है। क्यों? क्योंकि हमारी भौगोलिक संरचना ऐसी है। पशुओं की विविधता देख लीजिए, अमेरिका के पशु, रूस के पशु, इंग्लैंड के पशु, न्यूजीलैंड के पशु, गाय देख लीजिए, हमारी गाय उनसे अलग है। ठीक है, तो ये क्यों? क्योंकि हमारी भौगोलिक संरचना और देशों से भिन्न है। निम्न भूमि कृषि हो या पर्वत देख लीजिए। अब ये सारी चीजें जो होती है वो पर्यटकों को क्या करती है, आकर्षित करती है। अब ये चीजें देखने तो लोग देश के अंदर जाते हैं, अगर लोग पर्यटक के रूप में भी जा रहे हैं तो वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, खनिज संसाधन। खनिज संसाधन जो होते हैं वो असमान रूप से धरातल में विद्यमान होते हैं और असमानता की वजह से ही औद्योगिक विकास को एक आधार प्रदान करते हैं। जैसे कि भारत देख लीजिए, भारत का अगर मैं पूर्वी भाग देखूं तो वहां पर लोहा मिलेगा, वहां पर आपको तेल खनन क्षेत्र मिलेंगे। ठीक है, अब वहां पर खनिज मिल रहा है इसलिए वहां पर औद्योगिक विकास है। राजस्थान की बात कर लीजिए, राजस्थान के अंदर ऐसा कोई खास खनन के तौर पर खनिज नहीं निकलता है, तांबा, अब्रक जैसी चीज़ें निकलती है, इसलिए हमारे पास में ऐसे औद्योगिक प्रदेश नहीं है, ऐसे औद्योगिक उद्योग नहीं है जो पश्चिमी बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, ऐसे राज्यों के पास में। क्यों? क्योंकि उनके पास में खनिज संसाधन मौजूद है। अब भारत के अंदर खनिज संसाधन असमान रूप से है। असमान रूपता के होने की वजह से जिन राज्यों के पास में या जिन देशों के पास में खनिज मौजूद होते हैं उनके पास में खनिजों की वजह से
उद्योगों का भी क्या होगा, विकास होगा। उद्योगों का विकास होगा तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा। अगला पॉइंट आता है जलवायु। देखिए जलवायु हर देश की, हर राज्य से अगर मैं तुलना करूं, जैसे कि मैं भारत की बात करूं, अगर आप उत्तर में जाओगे तो ठंडा प्रदेश है, नीचे जाओगे दक्षिण में जाओगे तो गर्म प्रदेश है, ठीक है। अब ये जो जलवायु है ये किसी भी क्षेत्र में जीवित रहने वाले, चाहे वो पादप हो चाहे वो जीव जंतु हो, उनको क्या करती है, प्रभावित करती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को ये भी बढ़ावा देती है, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ठंडे प्रदेशों में ऊन मिलती है तो गर्म प्रदेश में केला और रबड़ मिलता है। अब ठंडे प्रदेश वाला क्या करेगा, वो केला और रबड़ लेना चाहेगा, और केला और रबड़ लेने वाले जो लोग हैं, मतलब जहां पर ये पैदा होते हैं, वो क्या, अच्छी ऊन लेना चाहेगा। तो ये जो भिन्नता होती है राष्ट्रीय संसाधनों में, जो भिन्नता होती है, अगर ये भिन्नता नहीं होती तो क्या होता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता ही नहीं। क्यों खरीदता, जब तेरे पास में और मेरे पास में है तो मैं क्यों खरीदूंगा। तो जब ये भिन्नता होगी तो ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा। आगे बात समझ में, यहीं पर टॉपिक कंप्लीट होता है। सेकंड टॉपिक डाल लीजिए, जनसंख्या कारक। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने मैंने डाल दिया है, जनसंख्या कारक। देखिए जनसंख्या कारक किस प्रकार से आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है, किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक आधार बिंदु के रूप में कार्य करता है। सामने देखिए जनसंख्या कारक जो होता है वो सभी देशों में जनसंख्या का आकार, वितरण और विविधता, व्यापार की गई वस्तुओं के प्रकार और उसकी मात्रा को प्रभावित करता है। मैंने आपको बताया था कि जितनी बड़ी जनसंख्या होती है उतना बड़ा व्यापार होता है, ठीक है। लेकिन ये भी संभव है, ये भी हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए छोटा सा देश है, जनसंख्या अगर कम है, लेकिन उनकी अगर आमदनी अगर अच्छी है, तो वहां पर भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बड़े स्तर पर होगा, जैसे कि इंग्लैंड है, ठीक है। तो ये कहना चाहता है कि जनसंख्या का जो आकार है वो देश की जनसंख्या के आकार को, वितरण को, विविधता को के कारण, जनसंख्या आकार इंपॉर्टेंट है व्यापार के लिए, वितरण भी इंपॉर्टेंट है और विविधता भी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये आकार, वितरण और विविधता व्यापार की गई वस्तु के प्रकार को और उसकी मात्रा को क्या करता है, प्रभावित करता है। कौन करता है, जनसंख्या। जनसंख्या प्रभावित करती है। अब देखिए जनसंख्या कारक में दो बिंदु आते हैं, एक तो सांस्कृतिक कारक और दूसरा जनसंख्या का आकार। अब ये दोनों बिंदु किस तरीके से आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करता है एक आधार बिंदु के रूप में। देखिए सबसे पहले आता है सांस्कृतिक कारक। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि जैसे कि मान लीजिए सांस्कृतिक का मतलब होता है संस्कृति, हर देश की अपनी अपनी संस्कृति होती है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि भारत देश है, भारत की संस्कृति अलग है। अब इस संस्कृति को देखने के लिए बाहर के लोग यहाँ आएंगे। अगर हमारे पास संस्कृति होती ही नहीं तो बाहर के लोग क्यों आते, और इतनी भिन्नता अगर नहीं होती तो क्यों देखने आते। हमारे यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर कई ऐसी संस्कृति है जो दूसरे देशों में देखने को नहीं मिलती है। इस संस्कृति को देखने के लिए लोग बाहर से आते हैं, होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। लेकिन अब मैं वस्तु से संबंधित बात करता हूँ। देखिए सांस्कृतिक कारक होता है संस्कृतियों में कला और हस्तशिल्प कला। कला हस्तशिल्प कला का मतलब होता है हाथों से बनाई गई वस्तु विकसित हुई, ठीक है, जिन्हें विश्व के अंदर एक सराहना मिली है, उनकी प्रशंसा भी हुई है, जो कि व्यापार का एक मुख्य केंद्र बिंदु भी बन गया। मतलब कोई देश है वो बहुत ही अच्छी कलाकृति बनाता है और कलाकृति की वजह से हर देश में उसके गुणगान होते हैं, और गुणगान होने के चक्कर में वो वस्तु इतनी प्रख्यात हो जाती है कि दूसरे देश के लोग उस वस्तु को खरीदना चाहते हैं, और इस खरीदने के चक्कर में क्या हो गया, वो एक व्यापार का मुख्य केंद्र बिंदु बन गया वो देश। जैसे कि उदाहरण के तौर पर चीन है, चीन क्या बनाता है, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाता है, ब्रोकेड किमखाब जरीदार बुट्टेदार कपड़ा बनाता है। ईरान क्या बनाता है, कालीन बनाता है। उत्तरी अफ्रीका क्या बनाता है, चमड़े का काम यहां पर होता है बड़े स्तर पर। इंडोनेशिया क्या करता है, बुटीक छींटदार कपड़े का तैयार करता है। अब इन्होंने महारत हासिल कर ली। अब हर देश क्या चाहता है, भैया मुझे चीनी मिट्टी का बर्तन चाहिए तो मैं चीन से संपर्क करूंगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो गया। ब्रोकेड किमखाब जरीदार बुट्टेदार कपड़ा चाहिए तो वो उससे संपर्क करेगा। कालीन अच्छी चाहिए, कहते हैं ना ईरान की कालीन, तो ईरान की कालीन चाहिए तो भैया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो ईरान से करना पड़ेगा। तो कुल मिला के बात ये होगी कि सांस्कृतिक कारक जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आकर्षित करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाता है। इसी बात पे दूसरा बिंदु लीजिए, जनसंख्या का आकार। ये कहता है कि सघन बसाव वाले देशों में आंतरिक व्यापार अधिक होता है, जबकि बाहरी व्यापार थोड़ा कम प्रभावशाली होता है, क्योंकि कृषि व औद्योगिक उत्पादन का
अधिकांश भाग स्थानीय बाजारों में ही खपत हो जाता है। मतलब जैसे कि भारत देश है, भारत बहुत बड़ी जनसंख्या है, हम कोई भी माल बनाते हैं बाहर भेजने से पहले वो यहीं पर बिक जाता है। लेकिन अगर कोई छोटा देश होता है जैसे इंग्लैंड है, कोई भी चीज़ बना रहा है तो वहाँ की जो जनता है थोड़ी कम है, तो वो उतना ही उपयोग कर पाती है, लेकिन जो बच गया वो तो बाहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा बड़ी होती है, सघन बसाव होता है, उन देशों के अंदर आंतरिक व्यापार ज़्यादा होता है, मतलब देश के अंदर ही व्यापार ज़्यादा होता है। लेकिन जिन देशों के अंदर आपका बसाव कम होता है वो बाहरी व्यापार ज़्यादा करता है। ठीक है, कारण मैंने बता दिया कि कृषि और औद्योगिक का उत्पादन का अधिकांश भाग वहीं पर ही क्या हो जाता है, खपत हो जाता है। ठीक है, जनसंख्या का जीवन बेहतर गुणवत्ता वाले आयाती उत्पादनों की मांग को निर्धारित करता है, क्योंकि जीवन स्तर के साथ केवल कुछ लोग महंगी आयाती वस्तु खरीद पाने में समर्थ होते हैं। सीधी सी बात है कि अगर मान लीजिए आपका जीवन स्तर बेहतरीन है, बहुत बढ़िया है आपका जीवन स्तर, तो आप तो हर वस्तु खरीद सकते हो। तो कहने का मतलब है जनसंख्या के आकार के अंदर जीवन का स्तर भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जिस देश का जीवन स्तर बहुत अच्छा होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाहर से कोई भी माल खरीद सकता है। जैसे कि इंग्लैंड है, छोटी जनसंख्या, बाहर से कहीं से भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर सकता है क्योंकि उसका जीवन स्तर अच्छा है, उसकी आमदनी अच्छी है। तो कुल मिला के बात यह है कि सांस्कृतिक कारक और जनसंख्या का आकार, ये दोनों ही आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए, अगला पॉइंट डाल लीजिए, आर्थिक विकास की प्रावस्था। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं, सामने आपके 3 बिंदु लिखे हुए हैं, आर्थिक विकास की प्रावस्था, विदेशी निवेश की सीमा और परिवहन। देखिए तीनों बिंदु किस तरीके से आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को एक आधार बिंदु प्रदान करने का कार्य करता है। इन्हीं बिंदुओं से, इन्हीं 3 बिंदुओं के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आगे की ओर बढ़ता है। देखिए किस तरीके से, अगर मैं बात करूं आर्थिक विकास की प्रावस्था, देखिए आर्थिक विकास की प्रावस्था का तात्पर्य होता है कि हर देश दूसरे देश से जब व्यापार करता है तो दोनों की जो स्थिति होती है किसके अंतर्गत, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अलग अलग होती है। जैसे कि मैं अमेरिका रूस की बात करूं तो ये जो देश है ये औद्योगिक राष्ट्र मशीनरी का निर्माण करते हैं, जबकि भारत क्या करता है, कृषि की दृष्टि से अपना निर्माण करता है। मतलब दोनों की स्थिति बहुत ही अलग है। एक देश ऐसा है जो अपना व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कृषि स्तर पर करता है, और एक देश ऐसा है जो अपना व्यापार प्रौद्योगिकी या औद्योगिकी या मशीनरी ऐसे आधार पर अपना संचालन करता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। मतलब आर्थिक विकास की प्रावस्था दोनों देशों की अलग अलग है। देखिए सामने किस प्रकार से, देखिए आर्थिक विकास की प्रावस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कैसे बढ़ाती है। कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण देशों में विनिर्माण की वस्तुओं के लिए क्या किया जाता है, कृषि उत्पादनों का विनिमय किया जाता है। मतलब जो भी विनिर्मित वस्तुएं होती है उनके लिए कृषि उत्पादनों का विनिमय करते हैं, क्योंकि जब कच्चा माल होगा तो विनिर्माण होगा, और विनिर्माण होगा तो कृषि उत्पादनों का विनिमय होगा। तो मतलब कुछ देश ऐसे होते हैं जो अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कृषि की दृष्टि से इंपॉर्टेंट मानते हैं। दूसरी चीज, जबकि आपके औद्योगिक राष्ट्र जो होते हैं, जो बड़े स्तर पर मशीनरी तैयार करते हैं, वो निर्मित उत्पादनों का निर्यात करते हैं और साथ में खाद्यान्न और अन्य कच्चे माल का आयात करते हैं। मतलब भारत जैसे देश तो कृषि पर टिके हुए हैं तो वो अन्न को ही निर्यात करेंगे, ठीक है, लेकिन जो देश मशीनरी का निर्यात करते हैं, निर्मित उत्पादनों का निर्यात करते हैं, जो वो बनाते हैं, तो अब वो जब उसने मशीन बेच दी या औद्योगिक तकनीकी बेच दी तो वो क्या चीज खरीदेंगे, क्योंकि उनके पास में तो मशीनरी का है उत्पादन, उनके पास तो निर्मित उत्पादनों का निर्यात हो रहा है, तो उनके पास कमी किस चीज की होगी, उनके पास होगी खाद्यान्न और कच्चे माल के पदार्थों की कमी होगी। तो वो क्या करेंगे, वो उन देशों से वो माल खरीदेंगे। तो इस तरीके से जो देश कृषि उत्पादित कर रहा है तो वो कृषि बेचेगा, और जो देश मशीनरी उत्पादन कर रहा है वो मशीन बेचेगा, और इस तरीके से जो चीज उनके पास नहीं है वो चीज वो आयात करेगा, और इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आगे की ओर बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट आता है अपना विदेशी निवेश की सीमा। विदेशी निवेश की सीमा का तात्पर्य होता है कि विकासशील देश जो होते हैं, इस विकासशील देशों में विदेशी निवेश जो होगा जितना ज्यादा होगा, कोई सा भी देश देख लीजिए, किसी भी देश में अगर विदेशी निवेश ज्यादा है तो उसमें व्यापार को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। हम चाहते हैं कि अमेरिका, रूस,
कोई भी देश हो हमारे देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निवेश करे, यही तो चाहते हैं। अगर निवेश करेंगे तो हमारा व्यापार क्या होगा, बढ़ेगा। जिन देशों में खनन है, प्रवेदन है, तेल खनन है या भारी अभियांत्रिकी है, काठ कबाड़ या बागवानी है, वो कृषि के विकास के लिए एक आवश्यक पूंजी का अभाव रहता है उन लोगों के पास में, उन देशों के पास में। तो क्या होता है, विकासशील देशों में ऐसे पूंजी प्रधान जो है उद्योगों के विकास द्वारा औद्योगिक राष्ट्र खाद्य पदार्थों खनिजों का आयात सुनिश्चित करते हैं, जबकि निर्मित उत्पादनों के लिए बाजार निर्मित करते हैं। यह चक्र व्यापार को बढ़ाता है। अब सुनिए, इसको ढंग से समझिए। ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि विदेशी निवेश की सीमा का तात्पर्य तो समझ में आ गया होगा कि जिन देशों के अंदर विदेशी निवेश होता है उन देशों के अंदर व्यापार की स्थिति बड़ी होती है। ठीक है, अब देखिए, जिन देशों के अंदर खनन का काम हो रहा है, प्रवेदन का काम हो रहा है, तेल भी निकल रहा है, भारी मशीनरी, अभियांत्रिकी, काठ कबाड़, लकड़ी का सामान, बागवानी, कृषि सब विकसित हो रहा है, अभाव है किसका, पूंजी का। ठीक है, अभाव है उसके पास में किस चीज का, पूंजी का। तो वो विकासशील जो देश होते हैं जिनके पास पूंजी का अभाव होता है, उनको जो विकसित देश होते हैं जो औद्योगिक दृष्टि से परिपूर्ण होते हैं, वो क्या करते हैं, उन लोगों को सारी व्यवस्था मुहैया करवाते हैं। ठीक है, तो मतलब एक विकसित देश विकासशील देश को क्या दे रहा है, एक आवश्यक सामग्री दे रहा है जिसे हम कहते हैं निवेश करना। ये निवेश यही तो है, मतलब विकसित देश जब विकासशील देशों के अंदर पैसा निवेश करेगा, अर्थव्यवस्था से संबंधित उसको सहायता करेगा, तो होगा क्या, होगा ये कि वो देश आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक है, इसके बदले में वो विकासशील देश जो भी उसके पास में वो विकसित देश को देगा। तो इस तरीके से उनके बीच में क्या तैयार हो जाता है, एक व्यापार का चक्र तैयार हो जाता है। तो एक दूसरे की निवेश की जो प्रक्रिया होती है, एक विदेशी निवेश, भारत अगर अमेरिका में पैसा लगाता है तो अमेरिका को फायदा, अमेरिका भारत में पैसा लगाता है तो भारत अमेरिका को फायदा, मत कुल मिला के भारत को फायदा हो गया। तो एक दूसरे का निवेश जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाता है, और यही चक्र एक दूसरे के साथ में हेल्पिंग नेचर रखने की वजह से ये जो चक्र होता है वो व्यापार को आगे की ओर तैयार करता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है परिवहन। परिवहन क्या होता है, सुन लीजिए। परिवहन व्यापार के लिए इंपॉर्टेंट होता है, सब जानते हैं इस चीज को। परिवहन द्वारा उच्च मूल्य वाली वस्तु जैसे कि रत्न है, रेशम है, मसाले का लंबी दूरियों तक व्यापार होता था। आज जो व्यापार होता है रेल, समुद्री जहाज, वायु परिवहन, इनकी वजह से परिवहन है, इनकी वजह से एक देश दूसरे देश के साथ में बड़े स्तर पर व्यापार कर पाता है। और ये जो परिवहन है, चाहे रेल हो, समुद्री जहाज हो, वायु परिवहन हो, ये सारे के सारे जो परिवहन होते हैं ये व्यापार के विस्तार के अंदर एक अहम भूमिका निभाने का कार्य करते हैं। तो परिवहन भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकसित करने में एक अहम भूमिका निभाता है। इस तरीके से ये भी एक आधार बिंदु माना जाता है। तो कुल मिला के बात ये हो गई कि ये पांचों के पांचों बिंदु जो है आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को एक आधार प्रदान करने का कार्य करता है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।